है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं नेशन एजेंडा रमेश भट्ट के साथ। तो 5 राज्यों में दंगल होगा और आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। किसके सिर सधेगा ताज, किसकी अग्नि परीक्षा है और इस चुनाव में क्या कुछ दांव पे लगा है, ये सब कुछ आज चर्चा करेंगे। पांच राज्यों में दंगल में किसका मंगल होगा नहीं मालूम, लेकिन हर कोई इस दंगल को जीतने के लिए अपना हर दाव आजमाना चाहता है। कोई दाव छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो जानता है क्योंकि ये 2017 का जो चुनाव है वो एक तरह का सेमीफाइनल है 2019 के चुनाव से पहले। देखिए रिपोर्ट। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 11 फरवरी को वोटिंग भी शुरू हो जाएगी, लेकिन सूबे की सबसे बड़ी सियासी पार्टी की कलह खत्म नहीं हो रही। समाजवादी पार्टी की कलह से उनके कितने नुकसान की आशंका है और विपक्षियों को कितने फायदे की उम्मीद है, ये जानने के लिए पिछले चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी की 403 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी, जिसका वोट शेयर 29.2% था। दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, जिसने 80 सीटों के साथ 25.9% वोट शेयर पर कब्जा जमाया था। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को सिर्फ 47 सीटें मिली थी, जिनका वोट शेयर 15% था। कांग्रेस को 28 सीटें और 6% वोट के साथ संतोष करना पड़ा था, जबकि बाकी की 24 सीटों पर अन्य दलों के 18.3% वोट शेयर थे। लेकिन सभी दलों को उम्मीद है कि यह तस्वीर इस बार बदलेगी। समाजवादी पार्टी के सीएम अखिलेश यादव विकास के नाम पर जहां पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का दावा करते दिखाई देते हैं, वहीं विपक्षी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सत्ता विरोधी लहर और कुनबे की कलह से फायदा मिलने की उम्मीद है। यूपी में करीब 20% की आबादी वाला मुस्लिम वोटर 70 से ज्यादा सीटों के नतीजे तय करने की क्षमता रखता है। इन वोटों पर अब तक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, लेकिन एसपी की कलह के बीच बीएसपी का सबसे बड़ा दांव अब मुस्लिम वोटों पर है। ऐसा इस बार के टिकट बंटवारे से भी जाहिर होता है, जिसमें बीएसपी ने 113 सवर्णों को टिकट दिया है, जबकि 106 पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं। इसके बाद 97 उम्मीदवार मुस्लिम हैं और 88 दलितों को टिकट दिया गया है। इधर 14 साल बाद प्रदेश में विकास लाने का सपना देख रही बीजेपी को उम्मीद है कि समाजवादी कुनबे में चल रही कलह का फायदा उन्हें ही होगा। यूपी में समाजवादी कलह के बीच बीजेपी को भी उम्मीद है कि झगड़े से परेशान बड़े मुस्लिम चेहरे समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं, जिनकी मजबूरी का फायदा बीजेपी उठा सकती है। लखनऊ की लड़ाई में सत्ताधारी समाजवादी और विपक्षी बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पेश करने का दावा करने वाली बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। दरअसल बीजेपी की बनी बनाई रणनीति पर मुलायम अखिलेश के झगड़े ने पानी फेर दिया है। जब तक इस कलह की सुलह नहीं होती, तब तक बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती है। टीम न्यूज नेशन। विजय सोनकर शास्त्री भारतीय जनता पार्टी से, राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी से, जफर अमीन समाजवादी पार्टी। मेरे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त और विनोद अग्निहोत्री जी हैं। मेरा पहला सवाल विजय सोनकर शास्त्री जी आपसे, यह आपके लिए एक तरह का सेमीफाइनल है, लेकिन नोटबंदी के बाद आपको लगता है इस दंगल में आपका कोई दाव चलेगा? देखिए, नोटबंदी का जो सवाल है वो हमारे खासतौर से उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के 99% लोगों ने पसंद किया है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को अगर आप यहाँ के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति जानते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनको इस तरह के काले धन और इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि उनको बेस्ट सुशासन कैसे मिल सकता है। नहीं, काले धन में इंटरेस्ट है, बेहतरीन हो, काले धन में इंटरेस्ट है। वाह, पहले बोला काले धन के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की है, नोटबंदी की, आप कह रहे हैं जनता को काले धन में इंटरेस्ट नहीं है। अरे ये ऐसे नहीं चलेगा, वही कह रहा हूं, ऐसे नहीं चलेगा। विजय सोनकर शास्त्री साहब, आपके प्रधानमंत्री ने कहा मैंने छोटी छोटी चुहियां पकड़ी हैं, देश को बताना होगा वो चुहियां कितनी पैमाने की और कहां है। देखिए, मेरी बात अगर पूरी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पिस सी गई है।
उत्तर प्रदेश की जनता तो चाहती है कि यहाँ पर सुशासन हो। बेटी के माँ के सामने बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, यहाँ दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, उनकी हत्या करके पेड़ों पर टांग दिया गया है। और मुख्यमंत्री को हुआ है शास्त्री जी इंटरेस्ट ताकि उसकी FIR लॉन्च हो सके। बता दीजिए देश को कितना फायदा हुआ है। नोटबंदी के संदर्भ में मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 99% जनता के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। उत्तर प्रदेश की जनता तो इससे बहुत खुश है। ये तो और खराब बात है कि 1-2% ये तो और खराब बात है। एक मिनट विजय सोनकर शास्त्री जी, आपने कहा देश की तस्वीर तकदीर बदल जाएगी। अब आप कह रहे 99% लोगों पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। किया क्यों? नहीं, फर्क का मतलब समझ रहे हैं आप? जो कह रहे हैं नोटबंदी का क्या फर्क, क्या असर रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको तो अच्छा लगा है कि नोटबंदी हुई है ताकि चोर और बेईमान पकड़े जाएं, और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग या BSP के लोग वो एक्सपोज हुए हैं, किस तरह से बेचैनी उनमें दिखाई दी है, किस तरह से वो मायूस हुए हैं, किस तरह से उनके सामने ये समस्या खड़ी हो गई है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव घोषित हो गया, अब वो चुनाव लड़ेंगे कैसे। काले धन वालों की नहीं, बल्कि चिंता मुलायम सिंह और मायावती की होनी चाहिए कि वो कैसे जिंदगी जिएंगे, क्योंकि सत्ता भी उनके हाथ से जा रही है। नोटबंदी का असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर है तो उन पर है, क्योंकि वो लोग तो उनके पास अब चुनाव लड़ने के लिए काले धन नहीं होंगे। सोनकर शास्त्री साहब, आज की तारीख लिख लीजिए। मैं 11 मार्च को आपसे फिर पूछूंगा, 11 मार्च को आपसे फिर पूछूंगा कि आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में 99% वोट मिले या नहीं। 11 मार्च को आपसे पूछूंगा सोनकर शास्त्री साहब। मुझे जफर अमीन साहब ये बताइए, आप चुनाव लड़ने के मूड में है भी या नहीं? रमेश जी, मैं आऊंगा बात पे आपके पास। समाजवादी पार्टी के रफीक जी बोल रहे हैं, जफर अमीन साहब, ये समझ में नहीं आया। जब नोटबंदी हुई थी तो मुलायम सिंह यादव ने समय मांगा था अपने रुपए को ठिकाने लगाने के लिए। इसको भी प्रदेश ने देखा है। जफर अमीन साहब, आप चुनाव लड़ने के मूड में है भी या नहीं? मुझे तो नहीं लगता आप लड़ना चाहते, क्योंकि आपस की लड़ाई में आपको फुर्सत नहीं है। आप चुनाव क्या लड़ेंगे? डिस्कनेक्ट हो गया है भाई, ये सवाल आपको डिस्कनेक्ट ही हो जाएगा। राजीव त्यागी जी, आज इनका डिस्कनेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। बस जफर अमीन साहब, हमारी इंतजार करिए। मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, पब्लिक से डिस्कनेक्ट मत होइए कुशासन का, वरना आपको अगर पब्लिक ने डिस्कनेक्ट कर दिया ना, कनेक्शन जोड़ते जोड़ते सालों लग जाएंगे। राजीव त्यागी साहब, एक सवाल आपसे। राजीव त्यागी साहब, आपसे, आप कह रहे 27 पार्टी को, आप कोई कह रहा साहब हमारे 14 साल का वनवास खत्म होगा, कोई कह रहा साहब हमारे 27 साल का वनवास खत्म होगा। साहब, आप वनवास क्या खत्म करेंगे? आपके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को। देखिए रमेश जी, राजनीति में या प्रजातंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और 60 साल कांग्रेस ने जो शासन किया, लोगों ने जिताया, इसलिए शासन किया। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इतना कहना चाहूँगा, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, छोटे व्यापारियों को सेंट्रिक रख के हम लोग बाग अपना मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। किसान और दिहाड़ी मजदूर को दाम, नौजवान को काम, ये हमारा निश्चित रूप से ध्येय है। और जो किसान, 2 करोड़ 34 लाख किसानों में से 2 करोड़ किसानों ने राहुल गांधी जी की किसान यात्रा में कर्जा माफी का आवेदन किया है। मोदी सरकार के पास वो सारे आवेदन हैं। क्या मोदी सरकार मुझे बताएगी कि 1,14,000 करोड़ का ऋण वो माफ करते हैं उद्योगपतियों का, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं करते? तो कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में शासन में आती है, 10 दिन में कर्जा माफ आरोप कैसे लगाते हैं आप? एक तो ये बरगलाना बंद करिए। मैं आपको एग्जांपल दूं, ये नहीं, आप सुन लीजिए। आप हमेशा एक सरकार को आरोप देते हैं, मैं आपको गिना देता हूं। मैं आपके यूपीए 2004 से लेके 2014 तक कितना कर्जा माफ हुआ, कितना रेवेन्यू फॉरगॉन गया, 5 से 6 लाख करोड़ प्रति वर्ष, मैं आपको गिना देता हूं साहब। ये जो विजय माल्या को बैंकों ने पैसा दिया है, ये क्या बीजेपी के टेन्योर में मिला है? उत्तर प्रदेश को छोड़ देते हैं, आपके टेन्योर में मिला। आप डिबेट को कहां लेके जा रहे हैं? उसको मदद आप डिबेट को कहां लेके जा रहे हैं? किया तो मैं जवाब दे, कांग्रेस पार्टी ने किया है। विजय माल्या फल है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या कर्जा नहीं मिल रहा आज भी? रमेश जी, कर्जा मिलना कहीं ना कहीं बैंक का एक प्रोसीजर, कर्जा मिलता है।
विजय माल्या जो भागे सीबीआई की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी करने में जो नहीं, कर्जा किसको नहीं मिल रहा है, और सीबीआई सही आदमियों को तो कर्जा मिल रहा है, बल्कि उनको 3% प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस बात के लिए मुतमईन है कि यदि किसान और नौजवान हमें वोट करते तो हम शासन में आएंगे और हम उनके लिए काम करेंगे। ये जो मुतमईन पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी, दूसरी बात 2004 से लेके 2014 तक 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली थी इस देश में। नोटबंदी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय है। त्यागी नोटबंदी उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विषय है। 30 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कर दूं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। सवाल पूछने आपके राहुल गांधी को किसानों से इतना प्रेम कब से जाग गया? आपके राहुल गांधी को किसानों से इतना प्रेम कब से जाग गया साहब? आपके महाराष्ट्र से लेकर पूरे राज्यों में जहां जहां आपकी सरकार थी, आपको मालूम है आपके 10 साल के कार्यकाल में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, और आज आप कह रहे हैं आपको प्रेम जाग गया किसानों से। कब तक आप स्वांग रचते रहेंगे किसानों के नाम पर? 396 किसानों ने आपके आंकड़े बिल्कुल गलत है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपको चैलेंज देता हूं कि आपके गलत हैं। आप गिन लीजिए। मैं चैलेंज देता हूं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आप अपने आंकड़ों में फंस गए। महाराष्ट्र में अपने आंकड़ों में फंस गए आप। महाराष्ट्र में सबसे चैलेंज देता हूं, या तो आप ये कहिए कि आप अपनी पत्रकारिता छोड़ देंगे, मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप बोल दीजिए। आप प्रवक्ता मुझे मैं आपके आंकड़े में चैलेंज करता हूं। आप बताइए ना। मैं आंकड़े प्रस्तुत करता हूं 10 साल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं आपसे मैं 2004 से 2014 के आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। बोलिए नहीं माय डियर फ्रेंड, आंकड़े ले लीजिए, पूरे आंकड़े ले लीजिए, पूरे आंकड़े ले लीजिए। बोलिए। हाँ बोलिए। मनमोहन सिंह सरकार ने आंकड़े बताइए। मनमोहन सरकार मत बताइए। तो 2004 में हाँ मैं बता 2004 में जब हमने सरकार ली वाजपेयी साहब से, उस वक्त तक 12,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे मई तक, मई 2014 तक। उसके बाद किसानों की आत्महत्या में बेतहाशा कमी आनी शुरू हुई। मोदी सरकार आने के बाद फिर से बेतहाशा आपने विदर्भ का नाम सुना है? और राहुल गांधी जी ने मैं सुना है। मैं विदर्भ का भी आंकड़ा देता हूं आपको। विदर्भ का भी देता हूं। आपके पास एक आंकड़ा नहीं, मैं आपको सारे दे दूंगा। राहुल गांधी जी ने जिस देखिए माय डियर फ्रेंड, देखिए आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन मैं आंकड़े पूरे देके जाऊंगा आपको। सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी ने उचित मुआवजे का अधिकार किसानों के हित में लेके आए। राहुल गांधी जी की वजह से 72,000 करोड़ का ऋण हमने किसानों को माफ किया। राहुल गांधी कहीं नहीं थे। क्या चाहते हैं आप राहुल गांधी कहीं नहीं थे? ओके विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद अग्निहोत्री जी, एक आप बताइए, एक पार्टी भी सीरियस है। आज ये कह रहे हैं साहब हम यूथ का भला करना चाहते हैं, किसानों का भला करना चाहते हैं। कौन सीरियस है साहब? देखिए, नई आर्थिक नीतियां जब से शुरू हुई तब से देश में कृषि क्षेत्र की जो हालत है वो हर सरकार के ज़माने में लगातार बिगड़ती चली गई है। उसके लिए कोई एक सरकार, एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए सारी सरकारें जो 1990-91 के बाद से आई हैं, वो चाहे नरसिम्हा राव के ज़माने की सरकार रही हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, या मौजूदा सरकार हो, किसानों की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि उनकी फसल की लागत और उनको मिलने वाला लाभ, मूल्य, उसमें जो अंतर है वो उनकी तबाही के लिए सबसे जिम्मेदार है। नंबर 1। नंबर 2, उनके उत्पादों की बाजार की व्यवस्था, उनके लिए सस्ते कर्ज। हाँ ये सही है कि 72,000 करोड़ हुआ, इसमें कोई मना नहीं करा। आपने 72,000 करोड़ की ऋण माफी की थी, लेकिन बेसिक चीज है कि खाली कर्ज माफी से त्यागी जी बात नहीं बनती है। नीतियों में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये प्रवृत्ति। मैं जयशंकर गुप्ता साहब आपके पास आऊं, इससे पहले प्रदेश के मुखिया का क्या कुछ कहना है चुनाव के शंखनाद को लेकर, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि सत्ता में वो लोग आए जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं खुशहाली और तरक्की के लिए। कम से कम ये भरोसा जनता के मन में, जनता के कम से कम मस्तिष्क में, और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी और इस सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ है। आज हम काम बता रहे हैं। हम तो कहते हैं कि विरोधी पार्टी के लोग कम से कम अपना काम तो बताएं। जयशंकर गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है चुनाव में? देखिए, चुनाव में बड़ा मुद्दा तो नोटबंदी है। नोटबंदी पे जनादेश होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। ये 5 राज्यों का चुनाव जो मिनी आम चुनाव माना जा रहा है, ये नोटबंदी पे होगा। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार इसको मुद्दा बनाया, हालांकि इधर थोड़ा कम बोलने लग गए हैं, और जैसा अभी विजय शंकर शास्त्री कह रहे थे, अपराधीकरण, बलात्कार बढ़ा है,
राजनीति में ये हुआ है, तो इसको भी ये लोग इशू बनाएंगे। लेकिन हम विजय शंकर सोनकर शास्त्री से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले थोक के भाव अपराधी विधायकों को मंत्री कब बनाया गया? 18 विधायक थे जिनके ऊपर अपराधी धाराएं चल रही थी, गंभीर धाराएं थी, उनको पार्टी में शामिल करा करके एक मुख्यमंत्री ने उनको सारे लोगों को मंत्री बनाया। संयोग से वो मुख्यमंत्री आज गृह मंत्री हैं देश के, तो इसके बारे में बता दें। दूसरी बात यह है कि जो पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड रहा, इसका लोग तो पूछेंगे कि भाई आपने जो वायदे किए थे अखिलेश यादव जी, वो आप बताइए। ओके, मेरे पास समय कम है। जफर अमीन साहब, मैंने सवाल ये पूछा था, चुनाव लड़ेंगे आपस में ही लड़ते रहेंगे? जयशंकर जी, जिस प्रकार से आपने कहा है, आज प्रदेश में ये सब इशू नहीं बनेगा। अगर प्रदेश में इशू पिछला सब माफ, आगे हमारे पास तो मुख्यमंत्री जी का चेहरा है, अखिलेश यादव साहब का। हमारी एक बात रमेश भाई, एक बात हमारी, हाँ बोलिए, एक मिनट राजीव जी, जफर अमीन साहब को। शास्त्री साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेटीएम नहीं, बनारस के उद्योग, हम ये पूछना चाहते हैं कि देश में शहरों के अंदर नेटवर्क नहीं है, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप बोल रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी लखनऊ से बोल रहे थे, आपने बहराइच के बराबर शहर में जफर अमीन साहब जा रही थी, इसका मतलब भाषण नहीं हो रहा था। इसका मतलब आपने भीम ऐप लॉन्च नहीं किया, आपने भीम ऐप जो है डाउनलोड नहीं किया अभी तक। ये कमिटमेंट और ऐसे हालात में आप इसलिए आप ऐसा नहीं कि प्रदेश को प्रदेश के हाल पर छोड़ दे, गुंडागर्दी और जंगल राज मचा रखे यहाँ। प्रदेश भी ज्ञान विज्ञान टेक्निकल नो हाउ में दुनिया में आगे बढ़ेगा। देश का प्रधानमंत्री अपना भाषण टेलीफोन से नहीं दे पाया, लखनऊ बराबर शहर से और बहराइच बराबर शहर में। अरे एक मिनट, भारत दुनिया का मार्गदर्शन करता विजय शंकर जी, एक मिनट, आप पर विजय शंकर जी, नहीं विजय शंकर शास्त्री जी आप बताइए ना, विजय शंकर शास्त्री साहब, आप विनोद जी, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा। शास्त्री जी और अमीन साहब, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 1990 के बाद से, एक मिनट, अभी अग्निहोत्री जी को बोलने दीजिए। विजय जी एक मिनट बोलिए। शास्त्री जी और अमीन साहब, उत्तर प्रदेश की जनता ने 3-4 बार समाजवादी पार्टी को, 3 बार बहुजन समाज पार्टी को और 3 मुख्यमंत्री बीजेपी के देखे हैं। राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी 2 बार और रामप्रकाश गुप्ता। और कल्याण सिंह जी का जो शासन पहला था उसकी तारीफ सब करते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूसरा शासन था तो उनको हटवाने के लिए आपके ही विधायक दिल्ली आ करके कि इनको हटाइए, वरना प्रदेश का नहीं, वो तो समय बीत गया ना, अब तो ये नई बीजेपी है। नहीं, नई बीजेपी है, लेकिन जब मूल्यांकन होगा तो सारी पार्टियों का होगा। ओके विनोद जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहरहाल जो भी मुद्दा लेके जनता के पास ये राजनीतिक दल जाएंगे, जाहिर है जनता तोलेगी, समझेगी, सोचेगी, विचारेगी और ऐसे राजनीतिक दल के हाथ में कमान सौंपने की कोशिश करेगी जो उनके राज्य की तस्वीर को बदल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।